गुड आफ्टरनून। हाँ मुझे पता है कोई साउंड नहीं आ रहा था। अच्छा है साउंड नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, अभी साउंड आ रहा है, डोंट वरी। तो मैं कह रहा था देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम क्या है एनसीईआरटी 101, जहाँ पर आप गहन अध्ययन करते हो एनसीईआरटी की किताबों का। यहाँ पर आपने पूरी एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो चाट के रख दी हैं। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, एक भी क्लास आप मिस नहीं करते हो। साथ ही साथ में हर क्लास का रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आप बखूबी करते हो। मतलब आपसे बेहतर इन चीज़ों को कोई करता ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए सो फटाफट आइए दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास को, जुड़िए मेरे साथ और मैं हाजिर हूँ। आप भी आ जाइए तो हम क्लास को क्या कर पाएँ, शुरू कर पाएँ, है ना। गुड आफ्टरनून इंदू, गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून। अखंड सिंह राजपूत, नाम में दम है, अखंड सिंह राजपूत, ठीक है। इसके खंड नहीं किए जा सकते, तोड़ा नहीं जा सकता इनको। ओके, ठाकुर योगेंद्र सिंह, नमस्ते नमस्ते। स्मृति ये क्या भेज दिया आपने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलोनी गुड आफ्टरनून, रौनक गुड आफ्टरनून, अंजलि गिल, ऋषि गुड आफ्टरनून। चलो बहुत हो गया सर गुड आफ्टरनून का खेल, चलते हैं हम शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और क्लास का जो चर्चा का विषय रहेगा आज, हमारा एक टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो बहुत दिनों से हमें डिस्कस करना है और अब हम डिस्कस करेंगे उसको। क्या दिक्कत है? चलिए, मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा ख़त्म हो गया क्या? एनसीईआरटी में अब कम बच्चे आते हैं, कम बच्चे जुड़ते हैं। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो जल्दी से। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइज। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर देखो, आज का जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 8वां चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 9वां चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर होगा आपका 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का, जिसका मतलब क्या है, एक नई एनसीईआरटी की बुक जो है वो आपकी शुरू होने वाली है। तो 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी लास्ट क्लास, एंड वी हैव एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आज का टॉपिक जो है दैट इज ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आज मैं बेसिकली 2 क्षेत्र के, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में आपसे बताऊंगा भाई। वो इलाके जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाके हैं, मतलब उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाके जो हैं, कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बेसिकली ये भी पार्ट आपका कैसा है, ये ह्यूमन सेटलमेंट का, साथ साथ में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखो, आप दिखा रहे हैं ना ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। सो ये जो ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन है, इट कम्स अंडर द, किसके अंदर आता है दोस्तों, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। बच्चे मेरे से कहते हैं सर ह्यूमन ज्योग्राफी कराओ, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। तो ये आपके आधार बनने का जो है तैयारी हम करा रहे हैं, आपके आधार डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सर हैव ऑलरेडी रेड एनसीईआरटी इन द पास्ट, नाउ ओनली फॉलोइंग PMA, okay, ठीक है, and your video which is the helpful, and I've given the sectional test on the geography also and getting the 110 marks. Good, विनीता बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मतलब तो आप छार गई हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सो एनसीईआरटी ज्योग्राफी, सो क्लास 7th हम ही बात कर रहे हैं, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सुमित राठी, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दिस चैनल। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इफ यू वांट टू ज्वाइन विद मी, देन मेक श्योर कि आपको 4 चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। हाँ करने पड़ेंगे भाई, कोई कर रहा है तो करो, नहीं कर रहा तो मत करो। 4 चैनल सब्सक्राइब करा रहा हूँ, 4 एकड़ जमीन नाम नहीं करवा रहा अपने। कई बार बच्चों का कालजा निकल के बाहर आ जाता है कि सर 4 चैनल सब्सक्राइब, फिर बाद में उलाना भी दे देते हैं कई, तो कह रहे सर कहा तो था 4 चैनल सब्सक्राइब करो, आप क्लास ही नहीं लेते हो, आप तो कभी कभी क्लास होती नहीं है, ठीक है, कभी कभी क्लास लेते हो कभी नहीं लेते। तो भाई मेरी बात सुनो, मैं तुमसे 4 चैनल के लिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मैंने तुमसे 4 एकड़ जमीन नहीं मांगी तुम्हारी, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात को। ज्योग्राफी 101, ज्योग्राफी का सॉल्यूशन, मैप्स 101 विच इज रीब्रांडेड एज यूपीएससी 101, एंड सून जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है, वी विल लॉन्च अ फुल फ्लेज्ड कोर्स हियर। करंट अफेयर 101, करंट अफेयर और एनसीईआरटी 101, जहां पर हम एनसीईआरटी करेंगे। सो दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स वी हैव लॉन्च्ड जस्ट बिकॉज कि आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी मैं यहां से कराना चाहता हूं, ठीक है। साथ साथ में अकेडमी ऐप पे भी तो हूं मैं, यहां पर मैं क्विज कराता हूं, स्पेशल क्लास करते हैं। आज स्पेशल क्लास करेंगे दोस्तों, आज अपना करंट अफेयर का टेस्ट होगा, ठीक है, करंट अफेयर का टेस्ट होगा, और साथ साथ में होगी अपनी तोड़ सीरीज, ठीक है। आज तोड़ के रख देना आपको,
प्लस कोर्स मैं कई बार बता चुका हूं, देखो 2 कोर्स लेके आ रहा हूं फरवरी में, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी का बेहतरीन कोर्स। ये ऐसे कोर्स होंगे जो ना थे और ना होंगे कहां पर दोस्तों, ये आपके प्लस के ऊपर आने वाले हैं। और कोड याद रखिएगा, मेरा कोड है सुमित 10, ठीक है। कोड क्या है मेरा, सुमित 10। जब भी आप अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड, और मेरा कोड रहेगा सुमित 10। आज का टॉपिक देखो दोस्तों, 8वां चैप्टर है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये बारकोड है, आप इसको सर्च करोगे तो आपको सीधा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। अरे मेरा बारकोड नहीं है, ये बारकोड है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी की जो ऐप आती है उसे स्कैन करोगे तो इस टॉपिक पे आप चले जाओगे। पता नहीं कुछ शायद इसको पढ़ाने का लेक्चर को एक्सप्लेन किया होगा, बस और कुछ नहीं है। 8वां टॉपिक है, 8वां चैप्टर है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, बेसिकली पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। इन दिस टॉपिक ये क्या बताएंगे, विल डिस्कस अबाउट द हाउ एनवायरमेंट जो है उसके साथ हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट इलाके के लोग डिफरेंट एनवायरमेंट के प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब आपका जो ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं। मुझे पता है आपको ट्रॉपिक्स का पता होगा, ये 0 डिग्री है एंड दिस इज 23.5 नॉर्थ, और ये क्या है दोस्तों आपका, दिस इज 23.5 साउथ। सो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक क्या मतलब, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है। लगभग कहां तक, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यही मान लो। बीच में कुछ इक्विटोरियल जोन होता है, 10 डिग्री की बेल्ट होती है, उसको हटा दो तो ये सारा का सारा जोन क्या कहलाता है, इक्विटोरियल और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किस प्रकार से ह्यूमन और एनवायरमेंट इंटरेक्शन होता है, लोग किस प्रकार से रहते हैं, यहाँ पर वनस्पति कैसे पाई जाती है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और भी याद रखनी है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। पहली रहेंगी लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन जो है वहां पर किस प्रकार से लोग रहते हैं, अमेजोन बेसिन में लाइफ कैसी पाई जाती है, 2 इंपॉर्टेंट बातें। और दूसरा क्या है दोस्तों, लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, एंड सेकंड आल्सो द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लाइफ which we are going to talk about, that is the life in the गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में लाइफ किस प्रकार से होती है। सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 2 थिंग, वन इज द लाइफ इन अमेजोन बेसिन एंड सेकंड इज द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। 2 चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं है। देखो दोनों ही सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर आते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कला का बेहतरीन प्रदर्शन, देखो आपको भी आना चाहिए। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आई वांट टू शो यू कि भाई कहाँ है ये, ठीक है। मैं क्यों इनको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कह रहा हूं, ठीक है। हाँ मैं आपकी बात समझ गया कि सर डायग्राम अच्छा बना लेते हो, थैंक यू वेरी मच, समझ गया मैं आपकी बात, मैं समझ जाता हूं आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन जैसे ही आप ऐसे बोलते हो ना, ये नज़र लग जाती हैं और फिर डायग्राम जो है मेरे वो गलत बनने लगते हैं। देखो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं आपसे तो किस रीजन की मैं बात करने वाला हूं, मैं अमेजोन रीजन, ठीक है। यहां पे है अमेजोन, ठीक है, मैं अमेजोन की बात करने वाला हूं, यहां पर है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन, यहां पर, ठीक है। इस क्षेत्र की मैं बात करने वाला हूं। तो ये जो रीजन होगा ये किसका रीजन होगा दोस्तों, अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, सो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव एरिया। अब यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा पता है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ट्रॉपिकल। और ये किस प्रकार का इलाका होगा दोस्तों, दिस विल बी द सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल मतलब सर ये होगा उपोष्ण कटिबंधीय, और ये क्या होगा दोस्तों, दिस विल बी द उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ये होगा, समझ में आ रही बात। इनके अलावा भी होंगे यार, ठीक है, इनके अलावा भी अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रॉपिकल था तो इस टाइप का और कहां मिलेगा, इस टाइप की अगर मैं बात करूं तो हियर यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ क्लाइमेट यहां पर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आप सबको पता है, ये और ये सेम है, ये होगा अफ्रीका, आपका रेन फॉरेस्ट, अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, सेम ट्रॉपिकल टाइप का होगा, यहां पर भी ये भी ट्रॉपिकल होगा, एंड यहां पर भी आपके मिलते हैं। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस। मतलब आप ये जो पढ़ने वाले हो ना ट्रॉपिकल टाइप, ठीक है,
जो उष्ण कटिबंधीय टाइप, मैं इसको थोड़ा सा ना डिफाइन करता हूं, एक सेकेंड रुकेंगे हम। मतलब एक आइडिया हमें लगेगा, बेटर आइडिया, जिससे हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट हम स्टडी कर पाएंगे, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये जो है दोस्तों, दिस इज ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल टाइप हो गया जो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो आज का टॉपिक क्या है, यहां पर मैंने बताया ना आपका दो प्रकार के, देखो पहला ट्रॉपिकल और दूसरा क्या है दोस्तों, सब ट्रॉपिकल रीजन, है ना। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल की बात हो रही है, तो ट्रॉपिकल रीजन तो ये रहा, ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय, हिंदी वाले छात्र सुन लो मेरी बात, उष्ण कटिबंधीय प्रकार, तो ये भी उष्ण कटिबंधीय, ये भी है। ये कौन सा है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट नोन एज द अमेजोन, ठीक है, इसको हम क्या जानते हैं, दी अमेजोन फॉरेस्ट। ये क्या है दोस्तों आपका, दिस इज अफ्रीकन फॉरेस्ट, ठीक है, इनको अफ्रीका, कॉन्गो वगैरह वाला जो बोलते हैं, ये आपका एशिया के हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इंडोनेशियन एंड मलेशियन फॉरेस्ट, ठीक है, ये हम बोलते हैं। तो ये चीजें, मतलब ये कि अगर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, तो आज तो हम पढ़ेंगे क्या वाले हैं दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेजोन। तो ऐसा ही अमेजोन के हिसाब का कौन सा है, यहां पे भी ऐसा ही है, और यहां पे भी इसी प्रकार की चीजें पाई जाएंगी। सिमिलरली हम यहां पर भी कुछ चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं, और यहां पर जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं ना दोस्तों, वो इसके सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, जो यहां पे हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, दे विल बी सिमिलर टू दिस। यहां पे बताया ना मैंने आपको, यहां पर कौन सी है मेरे पास, सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, है ना। तो कुछ इस प्रकार का अपना जो है डिस्कशन आज का रहेगा, सब ट्रॉपिकल एंड द ट्रॉपिकल। ये क्लियर हुआ बात। तो दो चीजें लेनी हमें, पहला लेना है अमेजोन, और दूसरा ये डिस्कस करना। जब अमेजोन डिस्कस कर लोगे तो ऐसा यहां पे भी मिलेगा, यहां पर भी, और सब ट्रॉपिकल जो हैगा ये सब ट्रॉपिकल एरिया। तो मेरे हिसाब से यहां तक बात जो है वो क्लियर है और ओके की रिपोर्ट है। आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, दो चीजें हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो द अमेजोन, अमेजोन सबको पता है दोस्तों कहां पर है, एज आई डिस्कस्ड अमेजोन फॉरेस्ट यहां पर है, ठीक है। तो अमेजोन के ऊपर आ जाते हैं। अमेजोन जो एरिया है उसको हम एक रिवर के नाम पे बोलते हैं। अमेजोन का जो इलाका है इसको हम सेल्वास भी बोलते हैं, यहाँ रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, देयर आल्सो इन सेल्वास। अमेजोन बेसिकली क्या है दोस्तों, एक नदी है, देख रहे हो आप, ये रही। अब ये नदी जो होती है ना, ये बहुत सारी, देखो कितनी सारी इसके अंदर में, कितनी सारी सहायक नदी है, ठीक है, ये देख रहे हो, बहुत सारी इसके अंदर क्या है दोस्तों, बहुत सारी इसके अंदर में देखो कितनी सारी सहायक नदी है। दुनिया का ये सबसे, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन जो है उसको आप कह सकते हो। देख रहे हो आप कितनी सारी रिवर जो है इस अमेजोन नदी के अंदर मिलती है, समझ रहे हो। ये जो इलाका है, दिस इलाका, ये बहुत बड़ा इलाका है, इसको हम बोलते हैं आपका दोस्तों द अमेजोन बेसिन। क्या बोलते हैं, अमेजोन बेसिन। बेसिन मतलब अपवहन तंत्र। तो यहां पर आपकी अमेजोन और उसकी सहायक नदियां बहती है। इसी प्रकार से इंडिया में भी पढ़ेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, मतलब उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जो होंगी वो सब बहती हैं। तो ये जो सिस्टम है दैट इज द अमेजोन बेसिन। अमेजोन नदी जो है यहां पर बेसिकली आपका फ्लो करती है। अमेजोन नदी कहां से उत्पन्न होती है, कहां जाती है, वो सारी बातें करेंगे हम। तो अमेजोन मुख्यतः ये हमारे पास यहां पर माउंटेन होता है, सबको पता है। हियर आपका एक माउंटेन श्रृंखला है हमारे पास, एक माउंटेन रेंज होती है जिसके बारे में मुझे लगता है सबको पता होगा। नाम है एंडीज दादा, मैं कई बार बता चुका हूं। नाम क्या है इसका, एंडीज दादा, है ना। तो एंडीज से इसका स्रोत है, ये नदी एंडीज से निकलती है और आपका यहां पर जाती है, इसका यहां पर माउथ है। यहां पर क्या दोस्तों, देखो यहां से ओरिजिन हो रहा है नदी का, ये ओरिजिनेट हो रही है, और यहां पर इसका क्या है, माउथ। तो माउथ मतलब जहां पर नदी समुद्र के साथ मिलती है। तो यहां पर मिल रही है अटलांटिक ओशियन के अंदर, निकल रही यहां से, ओरिजिन यहां से हो रहा है कहां पर दोस्तों, आपका पेरुवियन माउंटेन से। पेरू के अंदर जो माउंटेन है एंडीज माउंटेन, वहां से ये उत्पन्न होती है। एग्जैक्ट सोर्स इसका किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जब नदी शुरू होती है ना तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, सहायक नदियां। तो जब शुरू होती है तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है। अब पता नहीं कहां से कहेंगे, तो कोई कहीं से बोलता है, कोई कहीं, बट आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के हिसाब से याद रखना है आपको कि ये पेरू में से एक देश है, पेरू, पेरू से उत्पन्न होती है और एंडीज पर्वत इसका उत्पत्ति का स्थान है। तो सोर्स ऑफ अमेजोन नदी कहां है, हम मानते ऐसे हैं कि ये एंडीज पर्वत से निकली है, ठीक है, जो पेरू के अंदर है। पेरू वैसे एंडीज पर्वत तो यहां से यहां पूरा है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अमेजोन नदी किस देश से निकलती है तो आप नाम लोगे पेरू। साथ ही साथ में अगर कोई आपसे पूछता है कि किस पर्वत से निकलती है तो आप बोलोगे सर ये एंडीज पर्वत से निकलती है, और देश जो है, कंट्री कौन सा है, पेरू। साथ साथ में कोई पूछे कि इसका माउथ कहां पर है, नदी समुद्र में जाके कहां से मिलती है, तो ये रहा। तो माउथ है आपका अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर के अंदर, यू कैन सी हियर।
साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं इसकी कुछ खास बातें, दुनिया का, वर्ल्ड का वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप बात करो, मतलब कितना क्वांटिटी में पानी है, वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। दुनिया में इतना पानी किसी नदी में नहीं है। फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? अपनी ब्रह्मपुत्र जो है। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है जिसके अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में आपका पानी यहां पर है। अमेजोन बेसिन जो है, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन। बेसिन मतलब कितने एरिया को कवर करता है, ठीक है। ये रिवर जो है दोस्तों, अगर हम बात करें अमेजोन नदी, कोई पूछे किस किस देश में से होके बहती है, तो आप इन देशों के नाम लोगे। ब्राजील, ठीक है, उसके अलावा पेरू, पेरू में से उत्पन्न होती है, उसके अलावा ब्राजील है, उसके अलावा बोलीविया है, उसके अलावा इक्वाडोर है, उसके अलावा कोलंबिया है। तो यहां से और कुछ पार्ट है वेनेजुएला का भी। तो ये पार्ट आपका कवर करती है। तो इतने देशों में से आपकी जो आपकी अमेजोन नदी है वो होकर बहती है। ये बात आपको याद रखनी है। याद रहेगी, बहुत अच्छे। चलिए, ये हिंदी में है, हिंदी में देख लेना। पेरू के एंडीज पर्वत से अमेजोन का स्रोत का पता लगाया जाता है। ये अटलांटिक के मुहाने, यहां पर इसका मुहाना यहां पर स्थित है। तो ये इधर से ओरिजिनेट होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पानी की दृष्टि से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब बात करते हैं इस इलाके का क्लाइमेट कैसा है। ये जो इलाका हम देख रहे थे ना, इसका क्लाइमेट कैसा है। तो देखो, क्लाइमेट के से बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा क्लाइमेट कैसे डिसाइड करते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। तो आप एक बात बताओ, यहां से तो जाती इक्वेटर, 0 डिग्री पास होता है, देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा 0 डिग्री, दिख रहा है आपको सभी को, दिस इज 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री है, उसके आसपास का इलाका जो होता है वो क्या होगा दोस्तों आपका, उसको हम बोलेंगे आपका इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, है ना भाई। 0 के पास है तो क्या होगा, इक्वेटर। और इक्वेटर पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, यानी कि भूमध्य रेखीय जलवायु, या हम ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट भी बोल देते हैं। जिसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है सर, 0 डिग्री पर है तो एक बात सबको पता होगी सर, तापमान बहुत ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण भी ज्यादा है। और अगर वाष्पीकरण ज्यादा है दोस्तों, तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी दोस्तों? ज्यादा। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, क्या होगी? आर्द्रता भी आपकी क्या होगी? अधिक होगी। यहां पर वाष्पीकरण भी क्या होगा दोस्तों? आपका अधिक होगा। और आपका तापमान भी क्या होगा दोस्तों? आपका अधिक होगा, है ना, इस इलाके में। तो यही है। अब तापमान ज्यादा है, पेड़ों को क्या रहना चाहिए? पेड़ को दो ही चीजें तो चाहिए होती है, बॉर्नवीटा और क्या? दूध। दूध में बॉर्नवीटा डाल लो, पेड़ बहुत बढ़ेगा। तो दूध क्या है यहां पर? मैंने बताया था आपको, टेम्परेचर। और सेकंड जो चीज होती है जो पेड़ों को चाहिए होती है, वो क्या होती है दोस्तों? ह्यूमिडिटी। ये दो चीज आप दे दो, पेड़ बहुत मजे से बढ़ता है, ठीक है। पेड़ों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है आपका दोस्तों? पानी। और दूसरा क्या है? तापमान। तो आप ये बात समझिएगा दोस्तों, यहां पर दोनों चीज अवेलेबल है। तापमान है, इवेपोरेशन है, ह्यूमिडिटी है, तो पेड़ बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। इसीलिए इस इलाके में बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। जंगल होते हैं। जंगल इतने गहरे होते हैं कि आप निकल नहीं सकते यहाँ से, मतलब बहुत गहरे होते हैं। थिक कैनोपी होती है, ऊपर बहुत गहरी छत टाइप से बन जाती है। तो इनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। जब जंगल बहुत ज़्यादा गहरा हो उसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि वर्षा वन कहते हैं। तो यहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं। तो क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहली बात मैंने बताया कि इक्वेटर के पास पड़ता है, इसीलिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। हॉट मतलब गर्म, वेट का मतलब क्या होगा? देखो, गर्म नहीं बोलेंगे, वैसे इसको बोल सकते हैं आपका, वेट का मतलब होगा आर्द्र, ठीक है। और हॉट का मतलब तो समझ ही सकते हो यार आप, गर्म, ठीक है। तो आर्द्र जलवायु यहां पर पाई जाती है, इक्वेटर के आसपास है। दिन और रात बराबर होते हैं यहां पर। दिन और रात, मैंने बताया था इक्वेटर के पास में डे और नाइट लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों ही इक्वली हॉट होते हैं, मतलब जितना दिन गर्म है लगभग उतनी ही रात गर्म है। एवरेज टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होता है, और बट ह्यूमिडिटी जो है, यानी कि आर्द्रता जो है, वो सेम बनी रहती है। आप याद रखिएगा, इक्वेटोरियल इलाकों में, वो इलाके जो इक्वेटर के पास हैं, भूमध्य रेखा के पास है, वहां पर आर्द्रता जितनी दिन में होती है उतनी ही आर्द्रता रात में भी होती है। सभी बच्चे वीडियो लाइक करेंगे और यार शेयर भी करेंगे इसको फटाफट से, जल्दी से, जल्दी करो एवरीबॉडी।
जो दिन और रात होंगे वो आपके क्या होते हैं, इक्वली बराबर होते हैं, ठीक है। डे नाइट की ड्यूरेशन भी लगभग सेम होती है, जितने दिन गर्म होते हैं लगभग रात भी सेम गर्म होती है, और ह्यूमिडिटी भी उतनी पाई जाती है, आर्द्रता भी लगभग उतनी पाई जाती है। अगर हम बात करें दिन में, ठीक है, झमाझम बारिश का प्रोग्राम चलता है, पूरे दिन बारिश होती है, रंगारंग प्रोग्राम दिन के अंदर, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो बारिश भी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। देखो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इवेपोरेशन, एंड दिस इवेपोरेशन जो होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ह्यूमिडिटी, एंड ह्यूमिडिटी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेनफॉल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा, इससे आर्द्रता ज्यादा और इससे वर्षा भी ज्यादा। तो आप ये बात मान के चलो कि पूरे दिन लगभग यहां बारिश होती है पूरे दिन के अंदर, क्योंकि आर्द्रता क्या होती है ज्यादा, और रात के अंदर में भी अगर हम बात करें तो भी बारिश हो जाती है, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा बारिश यहां पर होती है। दिन का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, रात में हालांकि थोड़ा सा तापमान गिर जाता है, लेकिन रात में भी तापमान उतना ही स्थिर बना रहता है। साथ ही साथ दिन में और रात में दोनों टाइम अगर तापमान ज़्यादा होगा तो आर्द्रता भी क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। तापमान रात में थोड़ा नीचे चला जाता है बट आर्द्रता उतनी ही रहती है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण जो है वो आपका यहां पर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा पर फैला है, इसलिए पूरे वर्ष भर यहां पर गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता है दिन और रात लगभग दोनों समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं, जितना दिन गर्म है उतनी ही रात गर्म है। अब फिर बच्चे पता है मेरे से क्या बोलते हैं, जो बाद में लेक्चर को देखेंगे उनको भी बोल रहा हूँ, कहते हैं सर आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं लेते, ठीक है, ये नहीं करते, ये देखो तुम्हारा ये हाल है, ठीक है। अब इतने बच्चों पे भाई मैं तो रेगुलर क्लास नहीं लूँगा, समझ रहे हो, मैं नहीं लूँगा। आपकी ये चीज़ जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जो बाद में देखते हैं उनसे भी मेरा कहना है ये, जो मुझे स्पेशल मेल करते हैं ना कि सर आप क्यों डिसकंटिन्यू चल रहे हैं, आप क्लास क्यों नहीं, ये दिस इज द रीज़न, ठीक है। अब पता चला, ठीक है, ये रीज़न है, पहले आप इसको सुधारो फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा। हर रोज लगभग यहाँ बारिश होती है बिना किसी चेतावनी के, चेतावनी का मतलब ऐसा नहीं, मतलब बारिश होती रहती है यहाँ पर। तापमान दिन में बहुत ज़्यादा होता है, आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी प्रकार से रात में भी तापमान थोड़ा कम होता है बट आर्द्रता क्या रहती है उतनी आपकी ज़्यादा। अच्छा बताओ वेजिटेशन कैसी होगी वनस्पति, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं सर, यहां दो ही चीजें तो चाहिए आपकी। देखो वेजिटेशन जब होती है ना वनस्पति, उसको दो चीजें चाहिए होती है दोस्तों। पहला चीज चाहिए होता है तापमान, और दूसरा चीज क्या चाहिए होता है दोस्तों, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या वर्षा। अगर दोनों चीजों में से एक चीज देते हो आप, दूसरी चीज नहीं देते, तो पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर आप दोनों दे दिया, बच्चे को पिलाओ कॉम्प्लेक्स या हॉर्लिक्स जो भी बोलते हैं वो पिलाओ, कॉम्प्लेन होता है नॉट कॉम्प्लेक्स, बच्चे को पिलाओ दूध में बॉर्नवीटा, ये तभी हाइट बढ़ती है, कुछ ऐसा ही बोला जाता है ना दूध में, अरे तेरी मम्मी ने बॉर्नवीटा नहीं पिलाया क्या। तो अगर तुमने दोनों में से कोई भी चीज मिस कर दी तो भाई हाइट नहीं बढ़ेगी पौधे की। लेकिन अगर आपको दोनों चीज आपके पेड़ को पर्याप्त मात्रा मिल जाए, तापमान भी और आर्द्रता भी, तो आपका जो पेड़ होता है वो बहुत क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो वेजिटेशन क्या होगी यहां पर दोस्तों, वेजिटेशन दोनों चीज ओके की रिपोर्ट है, ये भी है ये भी है, इसलिए वेजिटेशन बहुत डेंस होती है, ठीक है। यहां पर फॉरेस्ट बनते हैं और फॉरेस्ट बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि हम उनको एक अलग नाम देना पड़ता है, दैट इज द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट कह देते हैं हम इनको, ठीक है। तो वेजिटेशन यहां पर क्या मिलेगी आपको बताओ, रेन फॉरेस्ट। सर रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, वर्षावन। सर इनकी खास बात क्या होती है, देखो यहां पर ना इन पेड़ों में कंपटीशन होता है, किसके लिए, हाइट के लिए, क्योंकि जो ज्यादा ऊपर निकल गया उसी को लाइट मिलेगी। नीचे सनलाइट आती नहीं है, नीचे धूप नहीं आती, तो जो नीचे वाले पेड़ है ना वो अंडर ग्रोथ रहती है उनकी, क्योंकि सनलाइट मिलेगी नहीं, एक चीज कट हो जाएगी, वहां से तापमान कट हो गया, सनलाइट मिलेगी नहीं तो वो छोटे रहेंगे। इसलिए आप देखोगे यहाँ तो नीचे जो आपकी बेल पाई जाती है, नीचे झाड़ी पाई जाती है, ठीक है, नीचे आपका श्रब्स पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो एक और भी नाम है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये होता है, तो कहने का मतलब क्या है, वेजिटेशन में डेंस फॉरेस्ट है, जो पेड़ बड़े हो जाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं तो लेयर पाई जाती है। देखो ऐसा मिलेगा, कुछ पेड़ तो बहुत बड़े होंगे ऐसे, ठीक है, बहुत बड़े पेड़ होंगे, उसके बाद में कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, उसके बाद कुछ और भी छोटे होंगे, ठीक है, फिर झाड़ियां, फिर बेल, ऐसे पूरा थिक कैनोपी, मतलब पैक मिलता है, जगह नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर दोनों चीज पर्याप्त मात्रा में, तापमान भी और आर्द्रता भी। तो वेजिटेशन वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई दोस्तों, ठीक है। वेजिटेशन वाली बात सर ओके की रिपोर्ट है, क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया।
चलो अब वेजिटेशन इसके अंदर देख लेते हैं क्या कहना चाहता है, उसकी बातों को भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला कह रहा है कि यहाँ पर बहुत गहरे रंग के गहरे क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन डेंस फॉरेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, रेन फॉरेस्ट, ओके, वर्षावन बोल देते हैं। साथ साथ में कह रहा है कि फॉरेस्ट जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा थिक होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, दे आर सो थिक, बहुत गहरे होते हैं। इनसे एक छत बन जाती है, पता है, एक रूफ टाइप क्रिएट हो जाती है ना, इनके पत्तों से बहुत थिक कैनोपी क्रिएट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो ग्राउंड है आपका उसके ऊपर सनलाइट आती नहीं है। इसीलिए जो नीचे वाले पेड़ होते हैं, नीचे वाला इलाका वो डार्क ऑन डंप होता है, अंधेरे रहता है वहां पे, मतलब इतनी लाइट नहीं होती। इसीलिए जो पेड़ यहाँ नीचे आएगा वो आपका ऐसा पेड़ होना चाहिए जो छांव में भी पनप सकता हो, छांव में भी बड़ा हो सकता हो। इसीलिए यहाँ पर नीचे कैसे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे ऑर्चिड्स हो गया, उसके बाद में आपका ब्रोमिलेट्स हो गया, ब्रोमिलेट्स हो गया, प्लांट, ये पैरासाइट्स, पैरासाइट मतलब जो बेल टाइप की होती हैं, तो ये यहाँ पे उगती हैं। समझ में आ रही बात? तो बड़े पेड़ ऊपर निकल जाएंगे, उसके बाद छोटी झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। दिस इज अबाउट द रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन, वनस्पति। ये हिंदी में है दोस्तों, घने जंगल रेन फॉरेस्ट नाम दिया जाता है। ठीक है, इतने ज्यादा शाखा होती है कि छत ऊपर कैनोपी बन जाती, तो नीचे जमीन तक आपकी रोशनी भी नहीं पहुंचती। ठीक है ना, जमीन अंधेरे में रहती है और नम भी रहती है। यहां पर आपका अगर मैं बात करूं तो केवल वही पौधे उग पाते हैं जो छाया सहिष्णु हो, सहिष्णु मतलब छाया को टॉलरेट कर सके, वही पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें होता है आपका दोस्तों आर्किड्स, ब्रोमिलिड्स, परजीवी पौधे, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं नीचे। अब मैं बात करूंगा कुछ जीव जंतु की। जीव जंतु भी पाए जाते हैं दोस्तों, अगर आप देखोगे पक्षियों में इस प्रकार की टूकन, ठीक है, बर्ड में टूकन, साथ साथ में हमिंग बर्ड्स जो बहुत अच्छी होती है ना, ये बहुत फेमस, इनकी चोंच देखो कैसी बड़ी है, ठीक है, कैसे बड़ी चोंच लेके बैठा है, इतना ही पूरा है, पाउच सा खुद है और इतनी बड़ी चोंच है, बताओ। हमिंग बर्ड्स भी यहाँ पाई जाती है। फिर ये टेपिर है, टेपिर ये आपका सुअर जैसा आपको लग रहा होगा, ये आपका क्या खाता है पता है, ये चींटियां खाता है, आंट ईटिंग टेपिर, आपका टेपिर है ये। सो ये पाए जाता है, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट यहाँ पर बहुत डाइवर्स टाइप का क्या पाया जाता है, फोना, मतलब बहुत विविध प्रकार के यहाँ पर पशु और पक्षी पाए जाते हैं। क्योंकि देखो पशु और पक्षी कहाँ मिलते हैं, जंगल में, जंगल की कोई कमी है ही नहीं, जंगल में मंगल है, यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों के साथ में आपके पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। तो आप समझना मेरी बात को दोस्तों। बर्ड, पक्षी में अगर मैं बात करें तो टूकन्स, उसके बाद हमिंग बर्ड्स, साथ साथ में मंकी, पशुओं में स्लॉथ, आंट ईटिंग टेप्रिस ये था, उसके बाद रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा। अब एनाकोंडा से मेरे को याद आ गई, हमारे यहाँ पे हमारे साथ में एक लड़का पढ़ा करता, ठीक है, सरपंच कहते थे हम उसको, सरपंच नाम था। ऐसा नहीं कि गांव का सरपंच था, बट उसको पता है क्या, व्यवहारिक बातों का बहुत ज्ञान था, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था उनको व्यवहारिक बातों का। आप उससे बात करो और आप गांव की 70 साल की वृद्ध औरत से बात करो, बराबर है, मतलब इतना ज्ञान होता था उसके पास, सामाजिक ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए हमने उसका नाम सरपंच निकाल रखा था। सरपंच क्या करता था, सरपंच जब कुछ बोलता था ना किसी किसी बात पे वो हकला जाता था, मतलब कुछ कुछ उल्टा ही बोल दिया करता। जैसे एनाकोंडा जो है उसको बोला करता एंडाकोंडा। हम बात कर रहे हैं एनाकोंडा की, जैसे हमने बात की कल दूरदर्शन पे पिक्चर आ रही थी एनाकोंडा, तो उसने सुन लिया वर्ड तो फटाफट आएगा, कहेगा क्या एंडाकोंडा की बात चल रही है क्या, मतलब ऐसा बोल दिया करता, वो कुछ कुछ बोल दिया करता। ऐसे ही जैसे एक दिन हम बात कर रहे थे किंग कोबरा, तो उसने सुन लिया, कान में उसके पड़ गया किंग कोबरा, तो फटाफट क्या 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 किंग कोत, किंग कोत, ठीक है, ऐसे ये बोलता था। एक दिन ऐसे ही मैच की बात हो रही थी वेस्ट इंडीज और इंडिया, तो कह रहा है यार कल उस खिलाड़ी ने बहुत रन बनाए, वो वेस्टर्नडेज का खिलाड़ी था ना, वेस्टर्नडेज, वेस्ट इंडीज को वेस्टर्नडेज बोल देता था, तो थोड़ी आदत थी उसकी, मतलब इस तरीके से कुछ कुछ शब्दों को वो कुछ कुछ और ही बना दिया करता, वेस्टर्नडेज, ठीक है, किंग कोत बोल दिया करता कोबरा को। तो इस प्रकार का जीव था। आज खैर भारतीय आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर वो सर्व कर रहा है, ठीक है, और सबसे मतलब हम स्कूल बच्चों में से, स्कूल मेट में से पहले उन छात्रों में से होगा जिनको नौकरी लगी है, मतलब ज्ञान था उसको, इसलिए उसको सरपंच हम क्या करते, बहुत ज्ञान था। तो वही वाली बात है, मैं भी कई बार हकला जाता हूँ। तो पाइथन, एनाकोंडा से मेरे को याद आ गया, एक दिन हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो हम एनाकोंडा बोल रहे तो कह रहा था आंडाकोंडा, समझ रहे हो बात को। तो कई बार हो जाता है ऐसे ना, जीव आपकी, अभी मेरे को समझ में आ रहा है, पहले हम उसका मजाक उड़ा दिया करते, अरे क्या 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 क्या, कई बार नाम ही निकाल दिया उसका, ठीक है, मतलब सोचो कोई उसको नाम से नहीं बुला रहा, उसको कह रहा ओ आंडाकोंडा इधर आ, ओ किंग कोत इधर आ, ऐसे बुलाते थे। और गांव में आपको बताइए स्कूल का माहौल कैसे होता था।
तो बड़े मजे किए थे यार। तो ऐसे कहानी है। तो रेप्टाइल्स के अंदर अगर मैं सरीसर्प में बात करूं तो क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन ये सब पाए जाते हैं, एनाकोंडा पाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहीं से बात करूंगा। सोचो इतने सारी वनस्पति है, मतलब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में। अच्छा, पेड़ अगर ज्यादा मात्रा में तो क्या यहाँ कृषि संभव है, खेती संभव है? सर खेती के लिए खुला मैदान चाहिए, जमीन चाहिए, तो जमीन है नहीं यहाँ पे। यहाँ तो पेड़ पौधे हैं। तो अगर मुझे खेती करनी है तो पहली बात मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे, है ना। यही होता है यहाँ, स्लैश एंड बर्न की एग्रीकल्चर होता है। पेड़ों को काट के जला दिया जाता है और फिर खेती की जाती है। लेकिन यहाँ का जो फॉरेस्ट है ना दोस्तों, वहाँ की ज़मीन जो होती है वो ज़्यादा, जंगलों की जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। कुछ समय तक उसमें उपजाऊपन रहता है, उसके बाद में वो सूख जाता है, वो उपजाऊ शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़ के दूसरे जगह चली जाते हैं। तो खेती ऐसे होती, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कृत और दहन खेती बोलते हैं उसको। हम आपका स्थानांतरी खेती भी बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ये लोग जो है, ज़्यादातर खेती होती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लोगों का मुख्य काम क्या है, हंटिंग, क्योंकि देखो फॉरेस्ट है, जंगल है। अब जंगल है तो क्या मिलेगा बताओ, जानवर बहुत मिलेंगे। तो यहाँ जो होते हैं पशुओं का शिकार बहुत करते हैं, तो यहाँ पे हंटर और गैदरर मिलेंगे आपको। जो देखो यही होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसे ही आपको माइंड अप्लाई करना होता है। जब वेजिटेशन है, जंगल, तो जंगल होगा तो यहाँ पर भाई खेती तो संभव है नहीं। खेती होती है मैदानी भागों में, ग्रासलैंड्स के इलाकों में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोग जो होंगे हंटर और गैदरर होंगे। साथ साथ में जो वुमेन्स होती हैं वो कहीं कहीं पे छोटी छोटी चीज़ें उगाती हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग से तो काम नहीं चल सकता ना। किस दिन शिकार नहीं भी मिला तो क्या होगा, तो उस दिन आपको भूखा थोड़ी ना सोना पड़ेगा, उस दिन सब्जियां खा लो। बाकी डेली ये मीट पाड़ते हैं, मीट लेते हैं रोज की रोज, कुछ दिन नहीं खाते। तो ऐसा इसका जो है यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, चलो उसी बात करते हैं। तो इस प्रकार से पीपल्स जो है रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो मैंने बताया जो पुरुष होते हैं मुख्यतः, ये प्रधान, पुरुष प्रधान सोसाइटी आज भी हमारी। तो ये क्या कहते हैं, हम हंटिंग करेंगे और फिशिंग, मछली पकड़ के लाते हैं और शिकार करके आते हैं। जबकि महिलाएं जो होती है ना, दे टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, ये फसलें उगाती हैं। जैसे आपका टैपिको हो गया, पाइन एप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये क्या करती हैं, उगाती हैं। जब ये नहीं किसी दिन कामयाब हो पाए तो उस दिन क्या करते हैं भाई, इन्होंने जो बनाया है, इन्होंने जो पकाया, उनसे वो क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार से तो पीपल्स इस प्रकार से गुजारा करते हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर होता नहीं यहाँ पर। आजकल यहाँ पे चीज़ें होने लग गई हैं, जैसे अमेजोन के फॉरेस्ट में रबड़ प्लांटेशन होने लग गई है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में, अगर मैं इधर एशिया में बात करूँ, इंडोनेशिया में, वहाँ पर नारियल की खेती होने लग गई है, जिनसे भारी मात्रा में जंगलों को काटा जा रहा है। तो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अमेजोन जिसको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का लंग्स बोलते हैं। साथ ही साथ घर ऐसे होते हैं दोस्तों। जनरली तो ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का ऐसे ये आपके बीहिव्स बनाते हैं। बीहिव्स मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे बनाते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर भी बड़े बड़े अपार्टमेंट टाइप भी घर भी बनते हैं, जो इस प्रकार से स्लांट टेपर में बनते हैं। ये अपार्टमेंट टाइप है, जो आजकल अपार्टमेंट में ही रहते हैं। तो ये बड़े बड़े अपार्टमेंट है, बड़ा मतलब साइज है इसका, आलीशान साइज है। देख रहे हो कितने लोग खड़े हैं, 2 महिलाएं खड़ी हैं। ये चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, टिंटू और किंटू, तो ये सारे आपके खड़े हुए हैं, ठीक है। ये राम प्यारी और ये है आपकी श्याम प्यारी। एक इनके साथ और भी है यहाँ पर, डिंटू। तो देख सकते हो आप कितनी वैरायटी है यहाँ पर। तो ये बड़े घर के लिए, ये छोटे फैमिली इसमें रहते हैं। गरीब लोग जो हैं, जो थोड़े बढ़िया हैं, वो आपका मोलक्कों में रहते हैं, ठीक है। किसमें रहते हैं, मालोक्का। और जो नॉर्मल है वो बीहिव्स में रहते हैं। ये बड़े परिवार के लिए, देख रहे हो, राम प्यारी, श्याम प्यारी, उसके बाद ढिंटू, ये अरे एक इधर भी है, ढिंटू, शिंटू, चिंटू, मिंटू, किंटू, पिंटू, दिंटू और निंटू, है ना। एक और भी है, इधर एक और भी है। अच्छा, एक और आगे भी है इनके, पता है। ये तो खड़े ही हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे भी खड़े हैं। तो भाई ये तो मेरी गिनती से बाहर हो गए। पूरी टीम बना रखी है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। मुझे लग रहा है यूपी की फोटो तो नहीं खींची किसी ने, अमेजोन की फॉरेस्ट दिखा दी, लेकिन मुझे लग रहा है यूपी की फोटो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ दिस इज एग्रीकल्चर। मतलब मैंने बताया आपको, खेती के नाम पे बहुत कुछ है नहीं, तबाही मचाते हैं, ऐसे पेड़ों को काट देते हैं फिर जला देते हैं। तो काट के जलाते हैं इसलिए बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसी का नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे झूम भी बोलते हैं, असम में इसको झूम बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
तो मुख्य रूप से पहले खेती तो होती नहीं, क्योंकि खेती के लिए ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट है, जंगल है। अब या तो जंगल को काटो तभी खेती होती है यहाँ पे, तो इसीलिए वो काटते हैं पहले। फिर कुछ स्टेपल क्रॉप्स हैं जो मुख्य उगाई जाती हैं, जैसे आपका मैनियॉक जिसको हम आपका कसावा भी बोलते हैं। ये कसावा कुछ नहीं, शकरकंदी है, ठीक है, शकरकंदी जैसा दिखता है, स्वीट पोटैटो, जमीन के अंदर उगने वाला आलू टाइप से है, शकरकंदी मान लो आप, है ना। तो ये उगाते हैं, शकरकंदी खाते हैं, मौज लेते हैं। दूसरा कैश क्रॉप में यहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है, मेज, मक्का भी उगता है यहाँ पर, और कोको पाउडर सुना है ना आपको, कॉफ़ी वो भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैश क्रॉप है जो यहाँ पर बेसिकली उगाई जाती है। सो दिस इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कृत और दहन खेती कैसे होती है मैंने आपको बता दिया। क्या करते हैं, जंगल के एक पैच को साफ करते हैं, कुछ दिनों तक यहाँ खेती करते हैं। आफ्टर सम टाइम ये इलाका जो इसकी भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं, इस इलाके को छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाते हैं। ये इनका मतलब इन्होंने इस प्रकार का सिस्टम बना रखा है कि कुछ टाइम करेंगे ऐसे, कुछ टाइम के बाद में इसको छोड़ के दूसरी जगह निकल लेंगे। तो ये इस प्रकार की इनकी पद्धति होती है, इनको बोलते हैं हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। खेती के नाम पे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जो है क्रॉप्स वगैरह नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, इस एरिया का जो ह्यूमन इंडेक्स है वो कैसा होगा, मतलब लोग अमीर होंगे गरीब होंगे, बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ। ये चिंटू मिंटू टिंटू पिंटू शिंटू, राम प्यारी श्याम प्यारी, इनके जो हस्बैंड है, ठीक है, फूल सिंह बाकी वगैरह, ये किस प्रकार से होंगे, मतलब अमीर आदमी होंगे, डेवलपमेंट अच्छा होगा, कैसा होगा, आपको मुझे बताना है, बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से। हाँ, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देखो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी क्या, विकास के लिए ज़रूरी है रेल लाइन होना, विकास के लिए ज़रूरी है टेलीफोन की लाइन, बिजली के खंभे, तार। अब भाई एक बात बताओ, अमेजोन के जंगल में किसको जान प्यारी नहीं है अपनी, वो गया अमेजोन के उसमें जंगल में खंभे गाड़ने, रेल की लाइन बिछानी, पता चला एंडाकोंडा मिल गया वहाँ पे, अरे एनाकोंडा मिल गया, उसने निगल लिया, समझ रहे हो। खैर अब तो ट्रांस अमेजोन हाईवे बन गया है, पूरे अमेजोन में से हाईवे निकाल दिया है, तो थोड़ी एसेसिबिलिटी हो गई है, लेकिन उसकी वजह से पेड़ भी कट रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉस भी हो रहा है। एसेसिबिलिटी बढ़ाओगे, डेवलपमेंट करोगे, तो साथ साथ में क्या होगा, एनवायरमेंट को भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे अमेजोन के फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट के नाम पे, यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि देखो डेवलपमेंट तब होता है, जैसे हरियाणा और पंजाब में डेवलपमेंट है क्योंकि किसान यहाँ के सक्षम है, लैंड एरिया है, फर्टाइल ज़मीन है, दूसरा कृषि इरिगेशन के साधन है। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ भी नहीं है, ठीक है, आप जंगल को काट लो ज़मीन मिल जाएगी, पेड़ को काट लो, लेकिन ज़मीन की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उसमें, ठीक है, लेट्राइक सॉइल होती है यहाँ पर, जो आपकी सॉइल प्रोफाइल है वो लेस डेवलप्ड होती हैं, तो यहाँ मज़े वाली बात नहीं है, आपकी खेती करने में मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए 2-3 साल करते हैं, उसके बाद इस पेड़ों को छोड़ के दूसरी जगह जाके फिर दूसरे पेड़ काटते हैं, यही चलता रहता है, इन्होंने गदर मचा रखा है। लुम्बरिंग यहाँ पे कर नहीं सकते आप, लुम्बरिंग मतलब कि कई बार क्या होता है कि पेड़ पौधे काट के बेच दो, जो आपके हाई लैटिट्यूड एरिया होते हैं, जो उच्च अक्षांशीय इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या लुम्बरिंग होती है, जैसे कनाडा में, रशिया में, साइबेरिया में, वहाँ लुम्बरिंग होती है, मतलब पेड़ काटना प्रोफेशन है। जैसे अगर आप किसी से पूछते हो भाई क्या काम करता है, तो कहता है डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरा जैसा कहता है मास्टर हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो आप कनाडा में पूछोगे तो कई लोग लुम्बरिंग भी करते हैं, लुम्बरिंग मतलब उनका काम ही है पेड़ काटना सुबह शाम तक। यहाँ पर वो भी संभव नहीं है, क्यों, मैंने अभी बताया आपको, बहुत ही डेंस वेजिटेशन होती है यहाँ पर, डेंस वेजिटेशन होती है, और प्योर स्टैंड में नहीं मिलता, मतलब एक पेड़ नीम का है यहाँ पे, दूसरा किसी और का है, किक्कर है, तीसरी कुछ और है, मतलब प्योर स्टैंड में नहीं है। अगर सारे पेड़ नीम के हो तो काटना आसान है, लेकिन यहाँ पे एक पेड़ किसी का, दूसरा किसी का, तीसरा किसी का, एक नीम का पेड़ यहाँ है तो दूसरा 10-15-20 मीटर आगे है, तीसरा 100 मीटर आगे है, प्योर स्टैंड में नहीं है, तो यार लुम्बरिंग भी नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पर कोई कंपनी भी नहीं लगा सकते आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एरिया जो है डेवलप्ड नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पर बहुत ही क्या होता है दोस्तों, लो होता है, ये बात आपको याद रखनी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट, आप देख लो, ये पहले का टाइम है, ये अभी पहले का टाइम था, ये अब का टाइम है। अमेजोन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, जो पृथ्वी की टोटल ऑक्सीजन है उसका 33% ये प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन अभी तबाही जो हो रही है ना, वो अनपैरेलल्ड है। ऐसे था देखो, पहले इतना पार्ट था बस, अब और खेती की, यहाँ हमने सेटलमेंट बना ली, इधर बना ली, अब इतना बचा, अब इतना ही बचा है, ठीक है, 1/3 बचा है, जल्दी इसको भी काट पीट के नक्की कर देंगे, तो समझ लो आप कैसे होगा, है भाई फूल सिंह, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, फूल सिंह समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। राम प्यारी श्याम प्यारी, ये भी आप भी सुन लो, चिंटू मिंटू टिंटू सिंटू निंटू और ढिंटू, आप भी सुनो,
बचाओ एनवायरनमेंट को। मैं बार बार बोलता हूँ पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाए नहीं लगाए सर? क्यों भाई नहीं लगाए? माँ का समाज सब ने पेड़ लगाना है, 300 पेड़ लग जाने चाहिए। आज जितने बच्चे देख रहे हैं, सही बता रहा हूँ, माँ कसम है सबको, अगर आज तुमने पेड़ नहीं लगाए देख लो, ठीक है, समझ जाओ आज, फिर देख लो। अच्छा अगली बात करते हैं। तो ये हो गया आपका किसका दोस्तों, ये हो गया अमेजोन के रेन। अरे मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर देता हूँ। माँ कसम की बात ऐसी, आंटी लगा लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ पेड़ लगाओ आप, और माँ कसम वाँ कसम सीरियस मत लिया करो, ऐसे ही बोल देता हूँ मैं, ठीक है। कई बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर ऐसे कैसे। आप फटाफट से लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का मतलब क्या है? वो इलाका जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और उनकी सहायक नदी बहती है। तो हमें पता है देखो गंगा के बारे में, गंगा नदी जो है देखो ये रही, गंगोत्री से निकलती है ऐसे, देखो ये दो है ना, ऐसे, और यूं गई, ये गई समुद्र में मिल गई। दूसरी है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा, ये रही देखो, यहां से आती है, बहुत बड़ी नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा ऐसे नहीं है, हल्के मत लेना, बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है। अब इनमें बहुत सारी सहायक नदी हैं, जैसे ये नीचे यमुना होगी, ठीक है, इसके बाद बहुत सारी नदियां हैं, सोन, गोरी गंगा, काली गंगा, पीली गंगा, धोड़ी गंगा, गंडा, घाघरा, कोसी, ठीक है, ऐसे ही सर दिहाम, चेमांग, पेमांग, पेमांग, सेमांग, तेमांग, जिसको पढ़ना है मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो वहाँ पर। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, नॉर्थ इंडिया के तीनों रिवर सिस्टम मैंने खुद कराए हुए हैं। आप वहाँ से देखोगे आपको पता चल जाएगा। अब ये बात करना चाहता है कि इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, उनकी लाइवलीहुड कैसी है, किस प्रकार से काम करते हैं, क्या करते हैं, जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, लोगों का रोजगार क्या है यहाँ पर, वो सारी बातें करेंगे। देखो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वहां पे डिटेल पढ़ोगे आप। नॉर्थ इंडिया प्लेन जो है, उत्तर भारत के मैदान, वो हिमालय के दक्षिण में है। यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों, जस्ट इसके ठीक ऊपर है हिमालय, और हिमालय से ही ये नदियां निकलती हैं, पता होगा ना, हिमालय से ही ये नदियां निकलती हैं। तो शिवालिक, जहां पे हिमालय को 5 भागों में बांटते हैं, शिवालिक सबसे नीचे वाला भाग है। शिवालिक के बाद में गंगा के मैदान आ जाते हैं, ब्रह्मपुत्रा के मैदान आ जाते हैं। तो वो इलाका जो पहाड़ी है, टोपोग्राफी जिसकी क्या है, पहाड़ी, हिली एरिया, वहां पर लोग कम मिलते हैं, पॉपुलेशन कम है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देख रहे हो पॉपुलेशन क्या कम है, लेकिन जैसे ही मैदानी भाग आता है, हरिद्वार, मतलब जनसंख्या थोक के भाव में ले लो आप, ठीक है, इतनी जनसंख्या है, आप बोलोगे तो आपको 5 रुपये में किलो मिल जाएगा, है ना। ऊपर जाओगे जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम होता है। अगर उत्तराखंड ऊपर हिली एरिया की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 150 लोग भी नहीं होते। नीचे आओगे थोक के भाव में मिलेंगे आपको, बिहार में, यूपी और बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1500 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यहां जनसंख्या क्या है दोस्तों, ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या ज्यादा। अब पॉपुलेशन कितनी होगी डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर, और डिपेंड्स अपॉन द मेनी फैक्टर, दैट इज अ टोपोग्राफी। क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है वहां पे, उस पर निर्भर करता है। मैदानी भाग उपजाऊ है, फर्टाइल है, इसीलिए यहां लोग ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है ना, डेल्टा रीजन है, साथ साथ में पानी भी बहुत है, तो यहां रिसोर्स की कमी नहीं है। रिसोर्स के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन भी आपकी प्रभावित होती है। जैसे वेस्ट बंगाल में 1 मैन यूज्ड टू मैरी मेनी वुमेन, एक आदमी बहुतों से शादी करता है यहाँ पे, क्यों बनाता है, फिर क्रिकेट टीम बढ़िया से, ठीक है ना, बढ़िया से क्रिकेट टीम बनाता है, एक नहीं 3-4 टीम खुद की होती है यहाँ पे, कि आपस में एक टूर्नामेंट करा सकता है वो। वेस्ट बंगाल में जिसको हम बोलते हैं ना पॉलीगैमी, मतलब 1 वुमेन यूज्ड टू हैव मेनी वाइफ, 1 मैन हैज यूज्ड टू हैव मेनी वाइफ्स, पॉलीगैमी उसको बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल में पॉलीगैमी है, क्यों, रिसोर्स ज्यादा है, प्लेन एरिया, लैंड एरिया है, पानी ज्यादा, जमीन उपजाऊ है, तो उनको पता है कि मैं कितने भी पैदा करके गिर दूंगा, ठीक है, कितने भी पैदा कर दूंगा तो कमा के खा लेंगे, रिसोर्स बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत ज्यादा है, और कुछ ना तो मजदूरी कर लेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा यहाँ पे है, रिसोर्स ज्यादा है, प्लेन एरिया है, तो उनको पता है कि गुजारा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो यहाँ पे पॉलीगैमी होती है। इसीलिए चले जाओ लद्दाख के अंदर, लेह के रीजन के अंदर, वहां पर क्या है, रिसोर्स बहुत कम है, जनसंख्या उतनी कम है, क्यों, वहां पर पॉलीएंड्री होता है, 1 वुमेन यूज्ड टू मैरी विद द मेनी मैन, एक जो महिला है वो 3-4 लोगों से शादी करती है, क्यों, ताकि पुत्र कम हो, संतान कम हो, क्योंकि उनको पता है रिसोर्स बहुत कम है, वहां पे जमीन नहीं है, और ज्यादा जनसंख्या अगर वहां कर दी, बाई चांस क्रिकेट टीम बन गई तो आधी क्रिकेट टीम तो 0 पे आउट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं मैं। तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, आपके क्लाइमेट से जनसंख्या भी प्रभावित होती है, आपके क्लाइमेट से
कस्टम भी प्रभावित होते हैं, आपके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो उसी से प्रभावित होते हैं। आप देख लो वेस्ट बंगाल में पॉलीगैमी पॉलीएंड्री पॉसिबल नहीं है, वेस्ट बंगाल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं सुना होगा। वेस्ट बंगाल में आपने पॉलीगैमी बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसे ही लद्दाख वाले रीजन में पॉलीएंड्री सुना होगा, आपने पॉलीगैमी नहीं सुना। अब कई लोग हिसाब लगा रहे हैं यार मैं तो लद्दाख चला जाता हूँ, या कई सोच रहे हैं यार मैं तो वेस्ट बंगाल में जाके रहने, मतलब तुम्हारे अलग अलग कैलकुलेशन चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, मुझे पता है, उनसे बाहर आओ, ठीक है, उनसे बाहर आओ और यहाँ टॉपिक पे ध्यान दो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो लगभग अगर मैं बात करूँ भूमध्य रेखा से ये 10 से लेकर 30 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है। 10 से 30 नॉर्थ में आपका ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः मैदान गंगा और उसकी ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों से मिलकर बने होते हैं। ये जो होते हैं शिवालिक हिमालय के दक्षिण में लाई करते हैं, समझ में आ गई बात। ये जो प्लेन होते हैं यहाँ पर बारिश जो है वो मानसून से होती है, साथ साथ ये नदियाँ जो होती हैं वो ग्लेशियर से भी फेड होती हैं, जैसे गंगा नदी ग्लेशियर से भी पानी आता है और मानसून से भी आता है, दैट्स वाई दे आर पेरिनियल रिवर। पेरिनियल मतलब सदा नीरा, सदा इनमें पानी रहता है, ये भी बात बता चुका हूँ मैं आपको हिंदी में। हिंदी वाले छात्रों का पूरा प्रबंध है यहाँ पे। अब बताओ वनस्पति कैसे मिलेगी। वनस्पति भी सर डिपेंड करेगी लैंडफॉर्म्स के ऊपर। नीचे वाला इलाका जो होता है, ये जो इलाका है ये मैदानी भाग है, ये हमने खेती के लिए बचाया, यहाँ खूब खेती करते हैं, तो यहाँ पर मनुष्यों की सेटलमेंट भी क्या ज्यादा, देखो खेती ज्यादा करते हैं, लोग भी ज्यादा रहते हैं और इंडस्ट्री भी ज्यादा है यहाँ पर इस इलाके के अंदर, गंगा के मैदान, गंगेटिक प्लेन जो बोलते हैं। साथ ही साथ में वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन यहाँ पर अगर हम बात करें तो द वेजिटेशन कवर्स ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, किस प्रकार की जगह है, जमीन है, उसी प्रकार के जो स्थल मंडल होते हैं उसी प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं वेजिटेशन, वनस्पति पाई जाती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र में जाओगे आप, ऊपर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जाओगे तो वहां पर आपको कई प्रकार के पेड़ मिलेंगे, जैसे डेसिडुअस पतझड़, क्योंकि एरिया जो है यहाँ पर एक सूखा मौसम जरूर, मानसून से बारिश होती है और मानसून में एक ड्राई सीजन जरूर आता है, ड्राई सीजन आता है ना, उसमें पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और आप जब हाइट पे जाते हो, हिमालय हाइट पे चले जाते हो, तो फिर पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं आपको, ऐसे कॉनिफेरस भी मिल जाते हैं, चीड़, पाइन, देवदार, ऊपर जाते हैं तो ठीक है, इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, टीक, साल, पीपल, ठीक है, ऐसे। साथ साथ में थिक बम्बू भी यहाँ पे, बैम्बूज ग्रूज कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, वहाँ पे बैम्बूज उगाए जाते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा है। डेल्टा रीजन के अंदर में मैनग्रूव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैनग्रूव जो पानी में ही रहते हैं, जड़ें बाहर निकली होती हैं उनकी, ऐसे, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हाइट पे है। अब जब हाइट पे जाओगे तो पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं फिर इस प्रकार से, कॉनिफेरस, ठीक है, कॉनिफेरस मतलब शंकु के आकार के, और ये एवरग्रीन भी होते हैं, सदा हरे भी रहते हैं। तो वेजिटेशन किस पे डिपेंड कर रही है, लैंडफॉर्म्स, स्थल मंडल कैसा है, ठीक है। कहीं पर आपके पतझड़ वन है तो कहीं पर आपके क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो हरित वन है, मतलब सदा हरे रहने वाले वन है। डेल्टा रीजन में भी मैनग्रोव्स, ये भी एवरग्रीन होते हैं, बैम्बू जो है ये भी एवरग्रीन है। नीचे आते हैं उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कॉनिफेरस, शंकु आकार के, किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, अगेन दे डिपेंड्स अपॉन द लैंडफॉर्म्स, जमीन कैसी है आपकी उस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो वेजिटेशन, वनस्पति। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ। एक बात बताओ अब यार, इतनी सारी विविधता है पेड़ पौधों की, तो पक्की बात है पशु भी उतने ही अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मिलेंगे, यस और नो। अगर यस बोल रहे हो तो ओके की रिपोर्ट कर दोगे, और नो बोल रहे हो तो मना कर दो, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो AS23 क्या लिख रहे हो भाई तुम, ये ब्लॉक कर देंगे, कुछ उल्टी सीधी बात मत करो यहाँ पर। अच्छा, राहुल 222 भारद्वाज, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। दिल है क्या है भाई तेरा, है भाई, दिल है कि चिप्स है। ये आशिक लोग, मिजान के लोग कहाँ से आ जाते, इतना समय है क्या यार आजकल के लोगों के पास, है भाई राहुल, इतना समय है अपने पास। कमबख्त फरवरी कितने दिलों को तोड़ती है, किसी को न तोड़ती, तेरे जैसे लपेटू आदमी घूमते रहते हैं कहीं पे भी, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पढ़ाई में ध्यान दे भाई, पढ़ाई में ध्यान दे, ना तो जिंदगी भर टूटता ही रहेगा, समझ रहे, जिंदगी भर टूटता रहेगा और कुछ हाथ आना नहीं है, ठीक है। जो कबीर के दोहे पढ़ के जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख के जा रहा है, कुछ हाथ आना नहीं है, जिंदगी भर ऐसे ही टूटता रहेगा, ठीक है। तेरी ये फरवरी नहीं, तेरी आगे आने वाली सारी फरवरी ऐसी जाएंगी, समझ रहा है। कैसी बात बोल रहा है कि कमबख्त कितने दिलों को तोड़ती है। मैं कह रहा हूँ गुलजार के बाद तेरा ही नाम दे देता हूँ लिस्ट के अंदर, तेरे ही गाने, बी पराग को भी लिख के दे दे 2-4 लाइनें,
ठीक है, अरिजीत को भी लिख दे, वो बेचारे कह रहे हैं आजकल लाइनें नहीं मिल रही हमें। क्या ज़बरदस्त लाइन लिखी है भाई, वाह। नोट कर लेता हूँ मैं डायरी के अंदर अपने में, अच्छी लाइन है, समझ रहे हो। खुश हो गया होगा, देख मन मन में खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओहो हो, सर क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तेरे को यार। अब पढ़ाई में ध्यान दे। घर वालों को पता तू ये काम कर रहा है यहाँ ऑनलाइन बैठ के, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं तेरे से। बुरा मत मानना, ये मजाक की बात थी। घर वालों से बता, जब तू ये पढ़ता देखते होंगे वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, और तू यहाँ पे कारनामे कर रहा है। फरवरी दिल तोड़ती है। ब्याह करवा ले, घर वालों से बोल दे मेरी शादी कर दो जल्दी से, नहीं रुका जा रहा, बस शादी करवा दो। यूरिया का असर ज़्यादा हो रहा है आजकल की जनसंख्या पर ना। आते मेरे चैनल पे क्या भाई, आते रहते हैं मेरे चैनल पे, क्या ये तो आते रहते हैं भाई। इनको रोकने वाला कौन है? ये दिल से जाते हैं कहीं पे भी, इनकी भावनाएं पहुंचती हैं। भावनाओं का क्या है, कहीं पे पहुंच जाती हैं। ये लोग तो यहाँ पर भी चैट बॉक्स के अंदर अपना क्रश ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब कितना सच्चा प्रेम है इनको। चैट बॉक्स में नाम देख के ये मोहब्बत हो जाती है इनको, यहीं से जुगाड़ बिठा लेते हैं पूरा। फिर जो है अंकित अंकिता निकलती है, अंकिता अंकित निकलता है। फिर ये मेरे को मेल करते हैं, सर जी बस दिल टूट गया। इनका हमेशा टूटा ही रहता है, दिल नहीं, पूरा सिस्टम टूटा हुआ है इनका, ठीक है ना। प्लस्तर पे चल रहे हैं, ज़िंदगी इनकी प्लस्तर पे चल रही है ऐसे ही। अरे पढ़ ले भाई, पढ़ ले राहुल, मतलब ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा तू, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है। कम से कम कोई तो टैलेंट कमा ले, अब पढ़ाई करके ऐसा बन जा कि, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत लिखा कर कमबख्त, क्या क्या पता नहीं कैसी कैसी बात लिख रहा है। पढ़ ले, फायदे में रहेगा। वाइल्ड लाइफ में देखो ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ऐसा मिलता है, ये सीन दिख रहा है आपको, समझ जाओ अब क्या होगा, ठीक है। फरवरी की बात ज़्यादा मत करो, देख लो। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा, यहाँ पे एलिगेटर्स, मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ वाइल्ड लाइफ भी विविध होगी, मतलब जीव जंतु भी बहुत प्रकार की वैरायटी के पाए जाएंगे। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, ये कॉमन है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वन हॉर्न रेनोसोर इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यहाँ पे पाया जाता है। साथ साथ में अगर हम बात करूँ डेल्टा इलाकों में, जो सुंदरबन का डेल्टा है, बंगाल टाइगर, साथ साथ में क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, ये सब पाए जाते हैं। मगरमच्छ पाए जाते हैं। उसके बाद एक्वाटिक एनिमल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स में भी बहुत सारी ताज़ा पानी की मछलियाँ, ठीक है, ये सब पाई जाती, बंगाल की खाड़ी में भी और उधर गंगा में भी पाई जाती हैं, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटल, हिल्सा, ये मछलियों के प्रकार है जो इस इलाके में पाई जाती हैं, ठीक है। आप देख रहे हो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फरवरी की बात की तो फिर देख लेना, देखो ये भी एनसीईआरटी बता रही है। किसी ने फरवरी की बात की तो ये समझ आओ, एक्सपीरियंस करो, सोच लो अब अपने मन में, और तुम्हारी रूह दहल जानी चाहिए। समझ जाओ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, फरवरी वालों का शिकार हो जाएगा यहाँ पे। तो एक नई है सुसु डॉल्फिन, है ना, सुसु ये डॉल्फिन है। कैसा नाम रखा है ना, सुसु डॉल्फिन। ये अंधी होती है, पता आपको, ये अंधी होती है, इसको दिखाई नहीं देता। इसके अंदर रेडार होता है, पता, रेडार से चलती है, ये साउंड एमिट करती रहती है और उसी से नेविगेट करती है। सुसु डॉल्फिन तो एक प्रकार की है। देखो डॉल्फिन जो होती है ना दोस्तों, दे आर द की स्टोन स्पीसीज, दे आर द की स्टोन स्पीसीज। और जो की स्टोन स्पीसीज होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया का इंडिकेटर होती है। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि सर गंगा नदी में डॉल्फिन मरी मिली है, तो इसका मतलब वो चिंता का विषय है। गंगा एक इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है भाई। गंगा जो है क्या है, एक इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिक तंत्र है ताजा पानी का। इसका मतलब उसकी जो टॉप स्पीसीज है वो क्या है, आपकी डॉल्फिन। अगर डॉल्फिन ठीक नहीं है, दैट मीन, जैसे टाइगर की बात थी, टाइगर को हम बचाने के पीछे क्यों पड़े थे भाई साहब, टाइगर कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन मतलब वो उस ट्रॉफिक लेवल में, उस फूड हायरार्की में टॉप पे बैठा हुआ है,
ठीक है, मतलब ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, इसको खाता है और ये सबको खाता है। अगर सबको खाने वाला कम हो रहा है, जनसंख्या मर रही है इसकी, इसका मतलब नीचे भी गड़बड़ है, और ये ओके है, इसका मतलब नीचे भी ओके है। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार डॉल्फिन भी कीस्टोन स्पीसीज है, और हमारी जो गंगा है उसके अंदर में डॉल्फिन लगातार मरती जा रही हैं दोस्तों, जिसका मतलब गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऐसे ही कुछ कुछ छोड़ दिए जाते हैं उसमें, अनट्रीटेड डिस्चार्ज, तो उनसे दिक्कतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फ्रेश वाटर रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, वैरायटी ऑफ डॉल्फिन जिसको हम सूसू कहते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन, वो पाई जाती है। ठीक है, सूसू डॉल्फिन अगर पाई जा रही, इसका मतलब जो नदी का पानी है वो बहुत अच्छा है, साफ है, स्वच्छ है। ये रही सूसू डॉल्फिन, देख लो, चित्र भी देख लो सूसू डॉल्फिन का, ऐसी है। साथ साथ में इसके दूषित होने के, इनकी मृत्यु हो रही है आजकल, ये अंधी डॉल्फिन मर रही है, और मरने के पीछे कारण क्या है दोस्तों? दैट मीन जो जो आप इनका जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो खराब हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके खराब होने के पीछे कारण क्या है? अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट, हाई केमिकल जो क्वांटिटी में जो केमिकल्स हम यहाँ पे भेज रहे हैं, उनसे ये सब हो रहा है। एग्रीकल्चर, खेती बहुत अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहाड़ी इलाकों में हम टेरेस सीढ़ी नुमा खेती कर देते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के मैदान में पानी बहुत है, नदी हैं 2-2। ठीक है, उसके बाद में आपका कैसा इलाका है? प्लेन एरिया है, तो आप ग्राउंड वाटर को भी टैप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ऐसी फसल उगाते हैं विचार वाटर गैजलिंग, जैसे चावल उगा दिया। ठीक है, पैडी कल्टीवेशन होता है आपका, आपको पता है, गंगटिक एरिया के अंदर, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, सब के अंदर चावल उगाया जाता है। तो पैडी यहाँ की मेन क्रॉप है जो हम उगाते हैं मुख्यतः हाई रेनफॉल इलाके में। इसके अलावा गेहूँ, मक्का, जवार, सोरगम मतलब आपकी जवार, उसके बाद चना, मिलेट्स मतलब दालें, ये सारी चीज़ें इस इलाके में उगाई जाती है। तो खेती अच्छी खासी हम करते हैं इस इलाके में। कुछ कैश क्रॉप भी, नगदी की फसल भी उगाते हैं जिनसे हमें तुरंत कैश मिलता है, जैसे गन्ना। उसके अलावा जूट, ये भी इस इलाके में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और असम के अंदर में आपका दोस्तों टी प्लांटेशन भी करते हैं हम, चाय के बागान है हमारे, वो भी हम करते हैं। साथ ही साथ बिहार के और असम के कुछ इलाकों में सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है। हम यहाँ पे रेशम के कीड़े पालते हैं, तो उनसे हम सिल्क भी क्या करते हैं दोस्तों? प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, उसके बाद टेरेस फार्मिंग ऐसी होती है, देखो ये अपने किसी ने आपके पहाड़ी वाले इलाकों में गए तो वहाँ देखी होंगी। टेरेस का मतलब कि देखो स्लोप ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है ना, तो इस ढलान को कम करने के लिए हम इसमें क्या बना देते हैं? स्लोप बना देते हैं, ताकि पानी ज़्यादा फिसले ना, नहीं तो पानी नीचे आएगा, भूमि का कटाव होगा, फसल कुछ होगी नहीं। इसलिए ढलान को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों? इसमें हम वेदिकाओं का निर्माण कर देते हैं, टेरेस बना देते हैं। ठीक है, ताकि स्लोप आपका खत्म हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? सीडी नुमा खेती। कहाँ पर करते हैं पता है? हिली एरिया के अंदर। ठीक है, पहाड़ी इलाकों, ऐसा ये कॉन्टोर लाइन फार्मिंग इसी का भाई है। हिली एरिया, पर्वतीय इलाकों में क्या करेंगे? टेरेस फार्मिंग। कॉन्टोर लाइन फार्मिंग कहाँ करते हैं? वो करते हैं हम प्लेटू एरिया में, पठारी क्षेत्रों में। नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन नदियाँ प्रदूषित भी बहुत है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं आसपास इनके। ठीक है, वाराणसी, बनारस देख लो, कुछ भी हो नदी में बहाया हो, है ना। बहुत प्रथाएं हैं हमारी धर्म के अंदर में, कुछ भी हुआ नदी में अर्पित कर दो। पूरी नदी का मतलब बाट लगा रखी है, इतनी दूषित कर रखी है हमने। ठीक है, तो वो दिक्कत है। बहुत सारी नदियों के आसपास फैक्ट्रियाँ लगी हैं, वो भी धड़ल्ले से क्या करते हैं? अनट्रीटेड डिस्चार्ज को उसमें भेज देते हैं, जिसने हमारा जो COD है और आपका DO कम हो रहा है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बायोलॉजिकल BOD बढ़ रहा है। BOD, COD और DO आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो बढ़ रहा है। तो ये भी दिक्कत हो रही है। और गंगा को साफ करने के लिए हमने नमामि गंगे प्रोग्राम भी चलाया 2014 के अंदर। ठीक है, बट साफ अभी तक हुई नहीं है। हमारी नदियाँ बहुत पॉल्यूटेड हो रखी है। ठीक है, तो जनसंख्या की वजह से, ये पॉपुलेशन से ही पॉल्यूशन हो रहा है। आप देखोगे बहुत सारी सिटीज़ हैं, इनके पास में बहुत बड़ी बड़ी सिटी, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना, कोलकाता, सारी की सारी उन्होंने नदियों की वाट लगा रखी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ये था NCERT का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने बात की। बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ स्पेशल सब्जेक्ट विल डिस्कस इन द प्लस कोर्स। आपके प्लस कोर्स में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखो समय आ गया है दोस्तों, जो भी बच्चा चाहता है बहुत सीरियस तैयारी करना, दे कैन कम एंड ज्वाइन विद मी। मेरा कोड है सुमित10 मेरा कोड है। इस कोड का आप यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ अनअकैडमी को। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, गोल में जाओ, UPSC CSC। ठीक है, ये आपको चूज करना है। यहां से GS, यहां पे हम ऑप्शनल, और यहां पर हम कॉम्बो, मतलब दोनों कंबाइंड इनकी तैयारी भी हम कराते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी यहां से हो रही है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो ये आप जा सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे भी मेल कर सकता है,
ठीक है, मेरी मेल आईडी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, sumitrati3@gmail.com, मुझे मेल कीजिए, या आपको अनअकैडमी की तरफ से कॉल भी आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। सारी बातें सुनो, लेकिन उनको बोल दो कोड है मेरे पास, मेरा कोड क्या है, सुमित 10। मैं सुमित सर से पढ़ता हूं, इसलिए मेरा कोड सुमित 10 है, मैं यही यूज करूंगा या करूंगी, सुमित 10 कोड ही यूज करना है। देखो ये जीएस के चार्ज है, जीएस 1 साल 2 साल 3 साल, ये ऑप्शनल का चार्ज है, 1 साल 2 साल 3 साल। इसके ऊपर जब आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, याद रखना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10% का। साथ साथ में मेरा गाइडेंस, देखो यूपीएससी में ना गाइडेंस का ही खेल होता है, गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो बच्चा अलग अलग नहीं लेना चाहता सर हम तो कॉम्बो लेंगे, तो कॉम्बो भी देखो 2 प्रकार के, आइकॉनिक वाला कॉम्बो और नॉर्मल प्लस वाला कॉम्बो। ये आइकॉनिक के प्राइस 1 साल 2 साल 3 साल, ये नॉर्मल के 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है, आप देखोगे, देखो आपका 3 साल का जो है जिसमें प्लस ऑप्शनल इंक्लूड होगा वो 1,21,200 रुपए का है, जब आप कोड यूज करते हो क्या, मेरा सुमित 10। तो मेरा कोड याद रखना है दोस्तों, कोड है सुमित 10। चाहे आप प्लस लो चाहे आइकॉनिक लो, कोई भी आपको कॉल करे उनको बता दो भाई मैं सुमित सर से पढ़ता हूं और मेरा कोड क्या रहेगा, सुमित 10। मैं आई एम गोइंग टू यूज द कोड सुमित 10। फटाफट ज्वाइन कर लो दोस्तों, मेरे साथ मिलकर अपनी यूपीएससी को क्रैक करने का सपना पूरा करो। पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी 2 बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो मेरे साथ। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक दूसरे लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।